तो कहानी पेशे खिदमत है मन्नत टेलर्स। यार शिखा, कहाँ हो? ये किस साइज की शर्ट ले आई हो? सोचा था आज के खास प्रोग्राम में इसे पहनूंगा, पर अरे अब क्या करूं? समीर, मैंने पहले ही कहा था ट्राई कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़ ना निकले। पर कोई सुने तब ना। रेगुलर फिट अब नहीं चलता है, मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है। तुम खुद ही ले आया करो अपने लिए शर्ट पर। शिखा भी चुप न रही। अपने ऊपर आफत आती देख गुस्से को विस्तार और विकराल रूप देते हुए मैं शिखा की बजाय शर्ट विक्रेताओं और निर्माण कंपनियों की खाल खींचने लगा। हर रोज नया फैशन बाजार में उतारने का अच्छा पैंतरा है ये स्लिम फिट। अरे फिट ही होते तो 38 पहनते ना। अच्छी शोशेबाजी है। 40 के आसपास यहाँ कितने परसेंट आदमी है स्लिम फिट को पहनने वाले? इस भागदौड़ की जिंदगी में टीवी चैनल्स और फिल्मों में ही सब फिट दिखते हैं, और मैं उनमें नहीं हूँ जो ये मान ले कि शरीर कुछ नहीं, कपड़ा ही सब कुछ है। शरीर के लिए कपड़ा है, न कि कपड़े के लिए शरीर। शिखा से नाराज होने के बावजूद मुझे पता था शर्ट कंपनियों की खाल का कुछ नहीं बिगड़ना। उन्हें तो हर दिन नया धमाका करके सेल को बढ़ाना। उन्हें क्या परवाह कि कोई समीर उनसे इस कदर खफा है। मुझे समझ में आने लगा शर्ट कंपनियों पर फर्क न पड़ने का सबब। हजारों तरह के ब्रांड उतरे हुए हैं बाजार में, उनमें विदेशी कंपनियों पर विदेशी भारी। फास्ट लाइफ ने बाजार के पुराने चलन इंतजार को कब का तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया था। अब कौन जाए कपड़े सिलवाने? ग्राहक की बेसब्री ने जहां अपनी आंखों पर खुद ही पट्टी बांध ली है, वहां कंटेम्प्ररी डिजाइन ने उसकी आंखें चौंधिया दी हैं। फिर ठप्पा जरा विदेशी वजन का हो तो गलती कंपनी की कैसे हो सकती है? उस पर पुराने बाजार का एक और चलन कब का खत्म हुआ, जहां दुकानदार ग्राहक को भगवान मानता था। के अधिकार और दुकानदार के कर्तव्य के छोर को थामे थी स्नेह और विश्वास की डोर। पर नए की चकाचौंध में पुराने के लिए कोई जगह नहीं थी। नए बनते बाजार ने सबसे पहले पुराने उसूलों को उखाड़ फेंका और कूड़े के ढेर के सुपुर्द किया। रही सही कसर ऑनलाइन शॉपिंग ने पूरी कर दी। ग्राहक का रुतबा तो खत्म हो ही चला था, अब उसकी शक्ल सूरत भी मिटा दी गई। दृश्य सब अदृश्य हो गया। न मालिक, न सेल्समैन, न मोल भाव। बस एक क्लिक और दुनिया भर का बाजार आपके घर। ऊपर से लगे कि ग्राहकों की सुविधा के मद्देनजर सब किया जा रहा है, पर इसकी आड़ में खरीदारी के लिए जमाने को बेसब्र बनाया जा रहा था। मेरे परिवार के लोग, खासतौर पर मेरी माँ, अक्सर कहती हैं, तू सभी आदतों में बिल्कुल अपने पापा की तरह है। शक्ल तो मिलती ही है, सीरत भी उन्हीं पर गई है। उसमें भी सारे गुण एक तरफ, और कपड़ों के मामले में तू भी उन्हीं की तरह मीन मेख निकालने वाला निकला। अंतर केवल यही है, वो अड़ियल किस्म के खपती थे, तू उनसे जरा कम है। नए जमाने के साथ चलना उन्हें कभी रास नहीं आया। मैं अच्छी तरह जानता था पापा की आदतों को। जब तक जिए कपड़े को लेकर बेहद संजीदा रहे। अच्छे से अच्छे कपड़े सिलवाते, पर नए चलन के फैशन पर जान न देते। जो उन्हें भाया उनके लिए जीवन भर वही फैशन रहा, सस्ता और टिकाऊ। कपड़े के बारे में उनके यही दो पैमाने थे। कपड़ा खरीदते समय दोनों हाथों से वह कपड़े को खींच कर देखते, फिर ढीला छोड़ते और फिर खींचते। कपड़ा पट पट की आवाज करता। यह आवाज जितनी जोरदार होती, पापा की मुस्कान उसी अनुपात में चेहरे पर फैलती जाती। कपड़े की मजबूती जांचने का यह उनका अपना ही तरीका था। इसके बाद भी वह दुकानदार के कैंची छूने से पहले उसे पर्दे की तरह कपड़ा अपने हाथों की रॉड पर टांगने का आदेश देते, ताकि किसी भी कमी को उनकी आंख परख सके। मजाल है सबके चलते कपड़े में कोई मामूली सी साठ भी उनसे छुपी रहती। रही बात कपड़े सिलवाने की, तो सही साइज, अच्छा खासा मार्जिन और मजबूत सिलाई ही उनकी शर्तें रहती। बरसों बाद जब कपड़ा फटता तो वो उसके भीतर की सिलाई लोगों को दिखाते। देख लो, कपड़ा फट गया पर सिलाई नहीं उधड़ी। ऐसा करके उन्हें न जाने कौन सी रूहानी खुशी मिला करती थी। पापा की मीठी सी याद के बावजूद सुबह की इस घटना ने मेरा सारा का सारा मूड खराब कर दिया था। साथ ही शिखा के शर्ट को न बदलवाने के बारे में कहे गए दो टूक शब्दों ने मुझे और भी अधिक परेशानी में डाल दिया। आने वाली छुट्टी का पूरा दिन मुझे शर्ट के झंझट में बर्बाद दिखाई देने लगा। शिखा की जान तो बच गई, पर हुआ वही जिसका मुझे अंदेशा था।
कोई ढंग का डिजाइन दिखाओ ना। सभी तो ढंग के हैं, पर आपकी पसंद मेरी समझ से बाहर है सर। काउंटर पर लगे डिब्बों के ढेर, छुट्टी के दिन कस्टमर्स की आमद रफ्त और सामने से घूरते बॉस की नजरों ने मॉल के चुस्त सेल्समैन का सारा धैर्य खत्म कर दिया। माल बिकवाने की सारी कवायद उसने पहले ही कर डाली थी। फिर अब शर्ट बदले ना बदले उसकी बला से। नए किस्म के आक्रामक बाजार की क्रूरताओं का वह भी एक चलता पुर्जा बन चुका था। उसके चेहरे पर उभरती कठोर रेखाएं मुझे बर्दाश्त न कर पाने के ठोस संकेत दे रही थी। बावजूद इसके मैं पूरे साहस के साथ टिका रहा। एक तो गलत चीज देते हो और बदले में कुछ अच्छा नहीं दिखाते। इतने बड़े ब्रांड किस काम के आखिर? मुझे अपने समय और शर्ट के 2,000 रुपए का नुकसान बुरी तरह खटक रहा था। झगड़े और झंझट से बचने के लिए मैंने मॉल के दूसरे काउंटर से बिना किसी योजना के एक चादर खरीदी। बाहर निकलकर मैंने देखा, कंक्रीट के दूर फैले इस रेगिस्तान में मॉल्स के अनगिनत टुकड़े उठ खड़े हुए। जहां देखो वहीं भव्य इमारतें, भव्य इमारतों में बढ़ते ग्राहक, ग्राहकों की भारी जेबों पर, दुकानों की ललचाई नजर, पर ग्राहक का सुख। वो रेगिस्तान में दफन है या बिखरा पड़ा है चिंदी चिंदी होकर कदमों के नीचे, और हवा में उड़ रही हैं देशी जेबें और चिंदी बराबर टैग पर सवार सीमा पार पहुंच रही हैं भारी भरकम जेबें। मैं मॉल से बाहर आया और स्कूटर स्टार्ट किया, पर मेरी निगाह सड़क पर और मन कहीं और था। अचानक मुझे याद आया पुरानी बस्ती का अपना वह बाजार जो घर से कहीं दूर था। बाजार का मतलब जरूरत की 10-12 दुकानें, यानी हर मोहल्ले का एक छोटा सा बाजार, जहां घर के बच्चे तक को हर दुकानदार जानता था और उधार खाते भी खूब चला करते थे। वहां न आज से कोई तड़क फड़क, न तेज रोशनियां, और दुकानदार भी कैसे, मामूली से कपड़ों और ढीली ढाली मुद्रा में एकदम निश्चिंत से। कोई दुकान में तख्त डाले अधलेटा सा बैठा है, तो कोई बाहर ही अन्य दुकानदारों संग कुर्सी डाले गपिया रहा होता। कोई गप्पों में आकंठ डूबा ग्राहक को हाथ के इशारे से ही समझा देता कि वो खुद ही सामान ले ले और पैसे गल्ले में डाल दे। कोई कोई तो ऐसा कि दुकान से घंटों के लिए नदारद, दुकान अकेली छोड़ अंदर सोने ही चला गया या कहीं किसी काम से बाहर। वो आज शहर के दुकानदारों जैसे नहीं थे। उन्हें मालूम था छोटे से मोहल्ले में चंद दुकानें हैं, माल बिकना ही है, और जब सब इतने परिचित हैं तो काहे का सजना सवरना। पर उन्हें कहाँ मालूम था जमाना करवट बदलेगा और मोहल्ले में दुकानें नहीं, दुकानें ही मोहल्ला हो जाएंगी। दुकान से खुद को जबरदस्ती का खरीदार बनाकर लुटा हुआ महसूस करते ही मुझे बचपन की बातें एक एक करके याद आने लगी। लग रहा था ये यादें आज मिले ताजा जख्म पर पाए का काम करेंगी, इसलिए मैंने खुद को यादों की गली के सुपुर्द कर दिया। उन्हीं गलियों में जो चेहरा नमूदार हुआ वह चेहरा था रशीद भाई का। वे मोहल्ले में ही कहीं रहते थे। वैसे तो मोहल्ले में गिनती के कुछ 4 ब्लॉक थे, पर बचपन में मुझे वो किसी शहर जितना बड़ा लगता। शहर के एक पुराने बाजार में मन्नत टेलर्स के नाम से उनकी मशहूर दुकान थी, जिस पर पापा के साथ अक्सर मेरा जाना होता था। उम्र मेरी अधिक नहीं तो कम भी नहीं थी, समझता सब था, और मम्मी पापा के साथ खरीदारी के चक्कर में बाजार के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गया था। वहां पूनम टेलर्स और आशियाना टेलर्स के होते हुए भी मन्नत टेलर्स की बात निराली थी। जेंट्स कपड़े सिए जाने की अव्वल नंबर की दुकान थी मन्नत टेलर्स। पिताजी के लिए वो किसी मन्नत से यूं भी कम नहीं थी। दुकान की चौखट पर आकर कपड़ों की सिलाई को लेकर उनकी तमाम शिकायतें खत्म हो जाती थी, और दुकान के अंदर बिखरा मिलता रशीद भाई के व्यवहार का नूर। मुझे उनकी दुकान में आती नए कपड़ों की खुशबू बहुत पसंद थी। बाजार में मन्नत के दिनों दिन निखरते हुस्न से घबराकर पूनम टेलर्स ने जेंट्स के साथ लेडीज और बच्चों के कपड़े सिलना भी शुरू कर दिया था। और आशियाना टेलर्स का फिरोज, वो तो पूरी मार्केट स्ट्रेटेजी बनाकर लेडीज टेलर के रूप में ही उतरा था बाजार में। मम्मी उसके अलावा कहीं और नहीं जाती। लच्छेदार बातों की खाता था, पर काम में परफेक्ट था। पतले लंबे जिस्म से निकलती उसकी मोटी सी आवाज, रंग बिरंगे शर्ट के कुछ खुले बटन, और बालों पर हर समय अटका धूप का चश्मा उसके स्टाइल की मिसाल बना इतरा था। उस समय में भी बाजार होड़ के नियम पर चलते थे, पर होड़ लाभ फायदे कमाने संग बेहतर काम करने की थी, भरोसे और गारंटी को सुनिश्चित किए जाने की थे। पापा बताते थे, अरे कोई कुछ भी करे, रशीद भाई बेपरवाह हैं, उनके ग्राहक तोड़ना नामुमकिन है। रशीद भाई कारीगर आदमी थे,
हाथ किसी कपड़े को छू भर लें, एक जादू सा हो जाता थे। कुर्ते पाजामे में वो सलीका उतार देते थे कि आदमी की चाल ही बदल जाती, और साधारण से कपड़े को नए चलन की बढ़िया पैंट शर्ट में बदल देते। कोट पैंट तो कोई क्या खाकर उनके जैसा सिल पाता। एक नहीं, 1000 जन भी लें कोई, तो रशीद भाई का हुनर कॉपी ना कर सके। किसी को छोटे पांचे की पैंट पसंद है, तो किसी को बेल बॉटम, किसी को हवा में झूलते बड़े बड़े कॉलर की कमीज चाहिए, तो किसी को गर्दन से चिपटा बंद गला, किसी को एकदम चुस्त कपड़ा चाहिए, तो किसी को ढीला ढाल। रशीद भाई सारी सेवाओं के लिए हाजिर। उनके हाथ का सिला कपड़ा ग्राहक के शरीर से लगता तो संतोष और खुशी के मिले जुले रंग माहौल में घुल जाते। उस समय आज की तरह बच्चे, जवान और बूढ़े आदमी के लिए एक सा फैशन नहीं था। पहनने वाले की पसंद पहले हुआ करती थी, न कि किसी कंपनी की जबरन थोपी गई पसंद को अपनाने की मजबूरी। रशीद भाई की छोटी सी दुकान में दीवार में लगी अलमारियों के कांच के पल्लों के भीतर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र आदि की दिलकश पोशाकों वाली तस्वीर पर बस रशीद भाई के हाथ रखने की देर थी, और ग्राहक के स्वीकृति में सिर हिलाने की हरकत। चमत्कार अलमारी से निकलकर नौजवानों के बदन पर फब जाता, जिसको जैसा रुचता। रशीद भाई ने खाओ मन भाता और पहनो जग भाता वाली कहावत को बदल दिया था। उनके शब्द थे, खाओ भी मन भाता, पहनो भी मन भाता। बस इन्हीं शब्दों पर पापा का मन उनसे मिल गया था। जग भाते को पापा उतनी ही तवज्जो देते जिसमें जग हसाई न हो। आज शाम तैयार रहना समीर, रशीद भाई के यहाँ जाना है कपड़े डालने। उस दिन पापा के कहे शब्द मन में कितना उत्साह भर गए थे। बात उस समय की है जब बाजार जाना और नए कपड़े सिलवाना किसी नवाबी शान से कम न था। पर मम्मी ने तो कपड़ा दिखाया ही नहीं। मम्मी, वो कपड़ा तो दिखाना जो आज शाम मेरे लिए डलवाना है। कब गई बाजार, कब लाई कपड़ा? तब जमाना किफायत का था, जिसे आज की भाषा में कंजूसी नहीं समझा जाता था, और मेरा घर जमाने की किफायत के नक्शे कदम पर था। तेरे भैया की एक और पापा की 2 पैंटें निकाली हैं, सिलवाने डाला। मेरे सवाल का जवाब मिल गया था और मैं खेल में मगन हो गया। शाम को पापा के साथ जाते हुए मैंने तीनों पैंटों पर गौर किया। पापा की पैंटों से मेरी पैंट निकल जाने में मुझे कोई संदेह नहीं था, पर भाई की पैंट, खुले खुले पैंचे की नीचे से घिस गई पैंट से कैसे बनेगी मेरी पैंट? मैं बड़ा हो रहा था, कोई बच्चा नहीं था, पर किससे बांटता अपनी चिंता को? मुझे याद है उस दिन बाजार में पहुंचकर मेरी चिंता उन गलियों में कुछ देर के लिए न जाने कहां गायब हो गई। कितने दृश्यों से भरा था वो संसार। हमेशा की तरह मैं उसमें खो जाने को बेताब था। कितनी तरह के काम एक साथ चल रहे थे। रशीद भाई की दुकान जिस गली में थी, क्या रौनक थी उसकी। सड़क से कुछ पहले की दुकानें भी देखने लायक थी। सड़क की शुरुआत से ही दोनों तरफ कहीं हाथ की कढ़ाई का भारी काम, कहीं गोटा, कांच और सलमा सितारे का काम, कहीं काज बटन का काम, कहीं मकैश की कढ़ाई और कहीं जरी का बारीक काम। मैं बहुत देर तक उन कामों को देखता रहता। गली में घुसने पर इन कामों का हुस्न जगमगाने लगता। कोई पक्का कारीगर सुई में सितारे पिरोकर आकाश सजा रहा होता, तो कोई कपड़े पर उभरी लकीरों की बेल बनाता हुआ पूरा बगीचा उस पर उतार देता। ये काम मुझे बहुत भाता। गली के शोर की धुन पर कारीगर के हाथ धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचने को उठते। मेरी नजर कभी भरवा कढ़ाई पर जाती, तो कभी पैडल मशीन पर मैं दर्जियों के पैरों की गति देखता। इतना भी क्यों, कपड़े के रंग से मिलती रील निकालते ही कारीगर का शटल में धागा भरना मुझे बड़ा अच्छा लगता। धार धार कैंची के कपड़े पर लगी नीली स्याही पर फिरते ही उसे लंबाई या गोलाई में फटाफट काट देना मुझे हैरत में डाल देता। कटे हुए नापों को कतरनों की सुतली में बांधकर दुकान के आलों में दुकानदार का ठूस देना मुझे परेशान करता। आखिर कैसे होती होगी पहचान, कौन सा कपड़ा किसका है? सारी गली भरी पड़ी थी इन कामों से। छोटे छोटे से दिखने वाले कामों की दुकानें मुझे कभी खाली ना दिखती। कितना काम था वहां, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। एक काम से जुड़ा दूसरा काम था, और उससे जुड़ी थी कितनों की रोजी रोटी। हाथ कम पड़ सकते थे पर काम नहीं। कारण कुछ मैं जान पाता था और बहुत कुछ पापा के जरिए जान लेता था। शहर में हुनरमंदों की बढ़ती मांग के चलते गांव देहात में बसे इनके रिश्तेदारों को भी एक ही जगह काम मिल जाता था। यहाँ काम भी था और दाम भी। कितनी ही दुकानों में नाते रिश्तेदारों का पूरा कुनबा जुटा था। खानदान के खानदान और खानदानी काम। इन दुकानों के साथ ही साथ रील, गोटा, बटन, कतरनों, बुकरम, तमाम तरह के धागों
इंची टेप, कढ़ाई के फ्रेम, छोटी मोटी सुई की कई चलती दुकानें थी वहां। एक दुकान पर तो सिलाई मशीनें ही ठीक होने आती रहती, किसी की मशीन बिगड़ जाए तो कहीं भागना ना पड़े। बाजार छोटे छोटे उद्योगों में सिलाई के एक बड़े उद्योग को समर्पित। मैं बड़े मजे से सब कामों को निहारता चलता। पापा रशीद भाई के यहाँ काम निपटवाते या दुनिया जहान की बतियाते और मैं गली में खोया रहता। उस समय आज की तरह लोगों का बेसब्र रेला बाजारों में भागता नहीं था। किसी को आसपास के संसार को निहारने की फुर्सत ही ना मिले। मैं इन सब में खो तब तक खोया रहता जब तक पापा की आवाज मुझे ना पुकारती, रशीद भाई 2 महीने बाद घर में शादी है। सोच रहा हूँ इस बार सब लड़कों के सफारी सूट ही सिलवा लूं। मामला महंगा होगा पर शादी की बात ठहरी। हाथ मेरे नाप पर और कान पापा की बात पर दिए रशीद भाई बोले, ऐसा कीजिए मां साहब, अलग अलग पीस की बजाय एक थान ही ले लीजिए आप, गुप्ता जी की दुकान से, मेरा नाम लेकर। अचकचाकर उन्हें देखते हुए पिताजी बोले, अम्मा यार हंसी उड़वाओगे हमारी। लोग शादी को सिर्फ एक थान के परिवार की वजह से बरसों याद रखेंगे। पिताजी का मायूस चेहरा देखकर मुझे बड़ी दया आई। उस वक्त रशीद भाई ने मायूसी के बादल छाटते हुए कहा, आप इत्मीनान रखें, एक तो थान आपको सस्ता पड़ेगा और मैं ऐसा बना दूंगा कि कोई बता भी ना पाएगा कि कपड़ा एक है। और दुकानदार को पैसा देने की जल्दी ना कीजिएगा, शादी का मामला ठहरा, 100 खर्च होंगे घर के, मैं उससे बात कर लूंगी। अगली बार पिताजी मुझे थान और भाइयों को लेकर वहां पहुंचे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, पिछली बार दी गई भैया की पैंट मेरे पहनने लायक होगी भी या नहीं, कहीं दोस्तों के बीच मजाक न बन जाए। उसे देखते ही मेरा मन उस पर आ गया, वो एकदम नई पैंट लग रही थी। घर की उस शादी में मैंने पहली बार रशीद भाई को परिवार के साथ शामिल होते देखा। उनकी पत्नी तो नहीं पर उनके दोनों लड़के और छोटी लड़की आए थे। इसी के नाम पर उनकी दुकान का नाम था मंदन। उनके लड़के परवेज और असलम तो उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें हम भाई पढ़ा करते थे, और रशीद भाई कभी कभार उन्हें पापा से कुछ पढ़ने समझने भेज दिया करते थे। उनसे हमारी जान पहचान थी ही। मैंने देखा उस दिन रशीद भाई की आंखें खुशी के इस पल में अपनी कारीगरी की दाद देती हुई कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। पापा और हम सब भाइयों से लोगों की नजर नहीं हट रही थी। सबकी एकटक आंखों की प्रशंसा रशीद भाई की आंखों में समा गई थी। सफारी की चुस्त फिटिंग, हर सूट में सिलाई का जुदा ढंग और उसमें निखरते हम सब। पहली बार सफारी सूट पहनकर मैं खुद को बारात का दूल्हा मानकर इतरा रहा था। यूं सभी भाइयों ने अपने और पापा ने उसी थान से सफारी बनवाए थे, पर मजाल है जो कोई उसका रास फाश कर देता। रशीद भाई ने अपने यहाँ बनने आए सफारी सूट के कपड़ों के बचे हुए छोटे मोटे पीस से हर सूट में कोई नया रंग खिला दिया था। 2 अलग रंगों का मैच बनाकर, कहीं ताना बाना बदलकर उन्होंने सदी का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे नाम लिख दिया। उस पर हर बार की तरह पापा को इज्जत बख्शते हुए उन्होंने सिलाई भी कम ली थी। पापा के पढ़े लिखे होने और शिक्षक होने की कद्र उनकी आंखों में हमेशा दिखाई देती। हमारे मोहल्ले के तिमंजिले मकान वाले मालदार कपूर साहब की वो इतनी इज्जत नहीं करते थे जितनी हमारे पापा की। छुट्टी के दिन या शाम को अक्सर दुकान पे बैठे तुरपाई करते अपने बच्चों से वे हमारे सामने ही कहते, पढ़ लिख जाओ ढंग से तो माँ साहब की तरह बन जाओगे, इज्जत की रोटी कमाना, इंसान बनना। और मुझसे भी तो कितनी दफा उन्होंने कहा, बेटा अपने अब्बा जैसे ही बनना। पापा ने बताया था कि कॉलेज में दाखिला मिलने पर भी रशीद भाई अपने अब्बू के गुजरने के बाद पढ़ाई जारी न रख सके और जिम्मेदारियों में गिरफ्त अपना पुश्तैनी कारोबार संभालने लगे। सब कुछ होते हुए भी पढ़ाई के लिए उनकी ख्वाहिश न मिट सकी। न जाने उनकी दुआओं का ही असर था कि मैं भी पापा की तरह सरकारी स्कूल में टीचर लग गया। और इस सच को रशीद भाई जानते ही कहाँ थे। उन्हें पता चलता तो कितने खुश होते। 19-20 साल बीत गए हमें वो मोहल्ला छोड़े। मैं सोचने लगा, रशीद भाई वाकई पढ़ाई लिखाई को कितनी तरजीह देते थे, पर उनके बेटे आखिर क्या बना होगा उनका। बड़ा परवेज तो कहीं क्लर्क व्लर्क लग भी गया हो, पर छोटा असलम वो तो एकदम निकट्टू था। उसके भविष्य की सूरत भांप कर ही रशीद भाई छुट्टियों में उसे तुरपाई बखिया से लेकर कटाई का काम सिखाते थे। दूर की आंख थी उनकी। वे अपने हुनर को असलम में उतार देना चाहते थे, पर उसका दीदा न पढ़ाई में लगता न सिलाई में। वे कहते थे, 2 पैसे का काम सीख ले, भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। रशीद भाई जैसा काबिल हो पाना सबके बस की बात का। फिर इन लोगों के यहाँ बच्चे पढ़ते लिखते हैं ही कहाँ।
इनमें पढ़ा लिखा तबका है ही बेहद कम, इसीलिए तो इतने कट्टर। नहीं, रशीद भाई ऐसे नहीं। रशीद भाई तो अपनी तरह के एक ही इंसान थे। निकलता है कोई कोई इनके यहाँ भी। इस तरह के एक आध लोग मुश्किल से पर मिल जाते हैं इनमें। आज मेरा मन बार बार रशीद भाई की चिंता में घुला जा रहा था। वैसे तो बच्चों का फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करना, पर उन दोनों से क्या बना होगा। फिर रशीद भाई की कमाई पूंजी तो मन्नत के निकाह में ही लग गई होगी। मैंने अनुमान लगाया मन्नत अब तक जवान हो चुकी हो, शादी की उम्र की लायक। इसलिए उसकी शादी के बाद जो रकम बाकी बची होगी, उससे दो लड़कों और रशीद भाई की अपनी गाड़ी घिसट रही होगी जैसे तैसे। जुड़ा पैसा कोई कुबेर का खजाना तो होता नहीं। और मन्नत, अच्छी सूरत और ढंग की पढ़ाई ना हो तो लड़की की जल्दी शादी कर देना ही भला। सीरत वीरत को कौन पूछता है आज के समय में। मुझे अचानक मन्नत का सांवलापन याद हुआ है। उसके नैन नक्श कैसे थे, बहुत दिमाग मारने पर भी यादों के रास्ते कुछ जाहिर ना हो सका। कहाँ तक पढ़ी हो? मदरसे में कुछ पढ़ा हो तो हो उसने। और वहां कहाँ पढ़ाई लिखाई। तालीम के नाम पर कुरान पढ़ना ही तो सिखाया जाता है बस। दीन के साथ दुनिया की तालीम कहाँ। यही तो उनमें और हम में फर्क आ जाता है। पापा बताते थे उनकी घर की औरतों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। मैं बाजार से घर लौट आया, पर मेरी चिंता बराबर बनी रही। अब कैसे गुजारा होता होगा रशीद भाई का। हाथ के कितने काम अब बंद हो चुके हैं, और फिर कहाँ बची शहर की वो कपड़ा मिले। शहर की जानी मानी मिले तो कब की बंद हुई। मिलों की खाली पड़ी जमीन पर अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी खड़ी होने की खबरें आम हैं। अब बाजारों में कहाँ रही वो पुरानी कपड़े की दुकानें। लेडीज टेलर तो फिर भी किसी तरह बचे हुए हैं, पर कितने जेंट्स टेलर को मैंने खुद बर्बाद होते देखा है। हमारे नए मोहल्ले में चल रही जेंट्स दुकानों टेलर्स की दुकानों को मैंने घिसटते और बंद होते अपनी आंखों से देखा। आसपास के मोहल्लों के 4-5 बाजार में एक भी जेंट्स टेलर की दुकान नहीं है। रशीद भाई का चेहरा फिर से दिमाग में उभरा तो सोचने लगा, बिना पेंशन वाले पिता की सही मिट्टी पलीत करती है संतान। बुढ़ापे में कितना बेइज्जत होना पड़ता है अपने ही जायों से। मम्मी, रशीद भाई याद है? उस दिन रशीद भाई मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो चले थे। तुझे आज कैसे याद आ गई उनकी? माँ के सवाल के जवाब में बस ऐसे ही के अंदाज में मैं हल्का सा मुस्कुराया। पुराना घर क्या छोड़ा, रशीद भाई ही छूट गए। तेरे पापा बात तक भी जाया करते थे उनसे मिलने, पर काम धंधे में वैसी बरकत न रही। धीरे धीरे आना जाना छूट गया, और फिर तेरे पापा भी। मैं उनके शब्दों की नमी पर गौर कर ही रहा था कि वो बोली, पता नहीं जिंदा भी हैं या किस हाल में होंगे ईश्वर जाने। मम्मी की बात से अचानक फिर मेरी रूह कांपी। वो तो नहीं, पर मैं समझ रहा था ये समय फिर से रशीद भाई जैसों की अग्नि परीक्षा का समय है। धारा उनके अनुकूल कहाँ। जात के कारीगर, धर्म के मुसलमान, ऊपर से गरीब। उन जैसों की किस्मत तो बद से बदतर हो रही है। अगले दिन का हाल ना ही पूछिए तो बेहतर। मैं रोज की तरह स्कूटर पर स्कूल की तरफ जा रहा था। चौराहे पर रेड लाइट ने कुछ पल आसपास देखने की मोहलत दी। नजर घुमाई ही थी कि ये क्या। मेरा दिल धक्क रह गया। दिमाग की सारी नसें अचानक मुझे बहुत ही तनी हुई और गर्म महसूस हुई। स्कूटर के हैंडल पर मेरे हाथों का दबाव अचानक पिघलकर गायब सा होने लगा। मुझे अपने दोनों हाथ शून्य से महसूस हुए। दाहिनी ओर कुछ आगे की भीड़ में एक ऑटो के पीछे लिखे शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया। चले जिंदगी की गाड़ी, इज्जत की रोटी, अल्लाह करम हो तेरे बंदे रशीद पर। इज्जत की रोटी और रशीद, इन शब्दों ने मेरी सारी इंद्रियों को सचेत कर दिया। अतीत सामने आ खड़ा हो गया। रशीद भाई के शब्द स्मृतियों के खाने से सिर उठाने लगे। पर ग्रीन लाइट में 30 सेकंड का बाकी समय, ऑटो की दूरी और अपने स्कूटर को अकेला छोड़कर जाने के ख्याल ने सभी आफतों को एक साथ मुझ पर लाद दिया। मैं सीट पर तिरछा होकर स्कूटर वाले को अपनी नजर के दायरे में लाने का भरसक प्रयास करने लगा, पर सब व्यर्थ। मन की आंखों से मुझे साफ दिखाई दे रहा था, हो ना हो ये रशीद भाई ही हैं, तेजी से चौपट हो रहे, सिलाई के धंधे को न संभाल पाने और अपनी गिरती जिंदगी को पार लगाने का ये रास्ता चुना उन्होंने। सिग्नल मिलते ही मेरे स्कूटर ने रफ्तार पकड़ ली, जैसे मेरे मन में लगातार इज्जत की रोटी और बंदा रशीद की धुन दुगुन तिगुन में बजने लगी। मैं ऑटो की दिशा में भागने लगा। भागते हुए मेरी आंखें ऑटो वाले की वर्दी के भीतर रशीद भाई को बेचैनी से खोज रही थी। उसके पीठ, कंधे, बालों का रशीद भाई की काठी और हुलिये से मिलान करता मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैली कुचैली वर्दी में
ऑटो रिक्शा वाले को जब मैंने नजदीक से देखा तब जाना शब्द इसके भी रशीद भाई जैसे हैं, पर ये रशीद भाई नहीं। 2 घड़ी का समय लगा मन को स्थिर होने। स्थिर होते ही मन ने कहा, शब्द भी इसके कहाँ होंगे, वो तो किसी पेंटर के ही होंगे। मिलते जरूर हैं रशीद भाई के फलसफे से, पर कौन जाने पेंटर कौन है। हिंदू भी तो हो सकता है, पर रशीद भाई, उन्होंने भी तो कहीं कोई ऐसा ही काम हो भी सकता है। जरूरी तो नहीं परवेज क्लर्क ही लगा हो, खरादिया भी तो हो सकता है ना। और असलम, वो भाग गया हो पाकिस्तान अपने किसी चाचा ताऊ के यहाँ। एक आते तो थे कई बार उनके घर, अक्सर उन्हीं के साथ घूमता दिखाई देता था असलम। हमारी मकान मालकिन, जिन्हें हम प्यार से चाची कहते थे, कितना डर गई थी उन्हें मोहल्ले में देखकर। आज भी उनके शब्द कानों में उस दिन की तरह जिंदा है। कैसी डरावनी तो आंखें हैं, अभी चेहरे से निकलकर खून कर दें किसी। मुझे याद है पापा कितना नाराज हुए थे उनसे, पर उस दिन के बाद जब भी मुझे असलम के चाचा दिखते मैं डर जाता। उनके चेहरे के संग चाची के शब्द किसी चेतावनी से चस्पा हो गए थे। पता नहीं उसके चाचा कहाँ रहते थे, कहीं रशीद भाई शहर छोड़कर चले तो नहीं गए उनके पास। आखिर कैसे जी रहे होंगे रशीद भाई। मेरे मन में अचानक रशीद भाई के लिए दया का सैलाब उमड़ने लगा। इसमें इतना भी क्या परेशान होना, चले जाओ किसी दिन अपने पुराने मोहल्ले या उनकी दुकान पर। यहाँ बैठे सोचते रहने से क्या हासिल होगा भला। शिखा मेरी चिंता भागते हुए बोली, और मिलने पर कहूंगा क्या, क्यों आया हूँ। मैंने भी सवाल दाग दिया। कह देना मिलने, और क्या। इतने सालों से कोई खोज खबर ली नहीं और अब अचानक। शिखा सहज थी, पर मैं दुविधा में फंस गया। तो कह देना कपड़े सिलवाने के लिए आया हूँ, और क्या। शिखा ने बिना देर लगाए कहा। मैं जितना उलझा हुआ वो उतनी ही सुलझी हुई। उसकी बात से जैसे मुझे सुकून और सही रहा दोनों साथ मिल गए। इधर जरा सा इत्मीनान हाथ आया ही था कि एक भारी ग्लानि भी उसी राह चली आई। रशीद भाई की चिंता में शामिल अपना कसूर भी मुझे साफ दिखाई देने लगा। जब मैं पिताजी के नक्शे कदम पर था और रेडीमेड कपड़े मेरे लिए आफत हो रहे थे, तब क्यों मैंने रशीद भाई को अब तक नहीं ढूंढा। क्यों मैंने अपने संतोष की बलि चढ़ने दी। क्यों नहीं पापा की तरह अपनी पसंद को तरजीह दे पाया। और क्यों मैंने नए जमाने के नए चलन की तेज आंधी में सब कुछ उड़ जाने दिया। अचानक मेरी आत्मा पर पिछले कई वर्षों में उजड़ गए दर्जियों और ठप पड़ गए उनके काम धंधों में अपना किया कसूर बहुत नागवार गुजरने लगा। मुझ जैसे कसूरवारों ने ही रशीद भाई जैसों की हालत बदतर बना दी। कल तक मैं भव्य ब्रांड के रेगिस्तानी धोरों को कोस रहा था, तो आज उन रेतीली इमारतों की ऊंचाई पर मैंने खुद को खड़ा पाया। उस ऊंचाई से जब मैंने नीचे की ओर देखा, तो दर्जियों के बंद होते धंधे और मोहल्ले में सिलाई मशीन लेकर पुराने कपड़ों को दुरुस्त करते एक आध बेचारे से कारीगर दिखाई दी। आज पापा भी बहुत याद आ रहे थे। कितने जीवट वाले इंसान थे, अपने निर्णयों को सम्मान से जीने वाले थे। ये आज गहराई से समझ आ रहा था। जग भाता नहीं, मन भाता करने वाले। उनके खपती स्वभाव की कद्र आज मेरी नजर में बढ़ती ही जा रही थी। उस स्वभाव की जिसका उनके बच्चों और पत्नी दोनों खूब मजाक उड़ाया करते थे। माँ कितनी बार कहती, क्या बाजार बाजार करते रहते हो, बाजार ऐसा हो गया, बाजार ने ये कर दिया। खुद मुझे भी तो कितनी ही बार ऐसा लगता, पर आज उनके उसूलों का अर्थ कुछ अलग तरह से समझ में आ रहा था। नए मकान में जब तक जिए, घर में राशन रौनक स्टोर से ही आया। जीवन भर छोटे दुकानदारों से उनकी प्यार मोहब्बत का रिश्ता, भाईचारे का रिश्ता बना ही रहा। अगले दिन मैंने अपना स्कूटर उठाया और चल पड़ा अपने रशीद भाई को ढूंढने। कई साल पहले मौसेरी बहन की शादी में जो शर्ट पैंट का जोड़ा मुझे मिला था, उसे एक थैले में डालकर शिखा ने मुझे दिया। बरसों से वो जोड़ा इसी थैले में कैद था। यूं भी अब शादी ब्याह पर हम लोगों के परिवारों में ही इस तरह के जोड़े जोड़े भेंट किए जाते थे। पुरानी रस्म की तरह यह भी रस्म अदायगी ही थी। जोड़े के साथ मैंने अपने सारे सवालों और ख्यालों को भी उस थैले में डाल दिया और मंजिल की ओर निकल पड़ा। जो जो दूरी तय होती जा रही थी, मेरी धुन को भी पंख लगते जा रहे थे। नॉस्टैल्जिया दिमाग से मेरी आंखों में उतरकर बाजार को साकार कर रहा था और जिंदा हो रहा था दृश्यों का वह संसार जिसकी हरकतों पर मैं जान देता था। एक बार मिल जाए रशीद भाई, फिर अपने सभी दोस्तों परिचितों को भी उनकी दुकान की राह दिखाऊंगा। बरसों से ठप पड़ा उनका धंधा फिर आबाद होगा। रशीद भाई का सिक्का फिर से जम जाएगा। ऐसा सोचकर मेरा उत्साह बढ़ता ही जा रहा था।
ये उत्साह बरसों की दूरी को पाटता आनंद की लहर में था। अपनी ठीक-ठाक याददाश्त के सहारे मैं बाजार में पहुंचा तो उसकी सूरत बिल्कुल बदल चुकी। मैंने बचपन में उसे जिस रूप में देखा था, उसका कोई निशान आज बाकी न था। अतीत के जादू में घिरे होने के कारण मेरे लिए बाजार बिल्कुल वैसा था जैसा मेरा बचपन। जैसे वहीं ठहर गई मेरी वो उम्र, पर इस समय वास्तविकता से टकराते ही मुझे दिखाई देने लगा मेरी दोनों उम्रों के बीच का फासला। इस फासले पर ध्यान जाते ही जादू टूटने लगा। ये बाजार भी तमाम दूसरे बाजारों में बदल गया, जो मोहल्लों और मॉल्स के बीच मोहल्लों के बाजारों को पीछे छोड़ते और मॉल्स की बराबरी करने में लगे थे। मुझे दिखने लगी चमचमाती भव्य दुकानें, चुस्त सेल्समैन और मोटा ग्राहक, गाड़ियों से पटे रास्ते और धक्का मुक्की करते ग्राहकों का रेला। मॉल्स जितनी जगह तो यहाँ असंभव थी, पर उसकी बराबरी की धुन में हर दुकान अपनी भव्यता में निराली दिख रही। मेन सड़क पर कढ़ाई सिलाई और कपड़ों की उन दुकानों का नामो निशान तक न था जो मेरे जहन में आज तक भी जीती थी। वहां थी तिमंजिला दुकानें, आलीशान दुकानें, रौनकदार दुकानें, और मैं पॉलिथीन बैग में कपड़ा लिए उनसे गुजरता हुआ जा पहुंचा गली के द्वार पर, जहां से अंदर कुछ 40-50 कदम पर ही थी मन्नत टेलर्स। मैंने गौर किया, बाजार की तरह गली भी बेहद बदल गई। हाथ के कारीगर के धंधे वहां से उठ चुके थे। कहाँ चले गए होंगे वो खानदान? क्या हुआ होगा उनके खानदानी हुनर का? कैसे कमा खा रहे होंगे अब? शहरों में तो उनकी मांग खत्म हुई। शायद धसे होंगे नामालूम सी कस्बाई गलियों में कहीं। कुछ को बड़े डिजाइनर्स और कंपनियों ने मामूली वेतन पर रख लिया होगा। कुछ देश के अनेक हिस्सों में सस्ते श्रम और बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के विदेशी कंपनियों के टेलर होकर रह गए होंगे। यानी कपड़ा हमारा, मजदूर हमारा और मुनाफा टैगधारी कंपनी। इसके अलावा शहर में जो बाकी बचे भी होंगे, वो अपने भीतर के कलाकार को मारकर ऑल्टरेशन जैसे मामूली कामों से पेट पाल रहे हों। न जाने कैसे। मेरे लिए रशीद भाई की खोज आज केवल एक इंसान की खोज नहीं रह गई। आज कई सूरतें उसमें उभर कर सामने आने लगी। वो सवाल सिर उठाने लगे जिनके बारे में मैंने पहले कभी इस तरह सोचा ही ना। सब मेरे लिए तो चलता है जैसा ही था। अपने सभी सवालों के साथ दिमाग में यहाँ आने का मकसद एक बार फिर पहुंचा। रशीद भाई को तो ढूंढना ही था। कदम आगे बढ़े तो मैंने देखा गली के दोनों ओर कुछ गोदाम से बन गए थे। अंदर के मकान काफी स्टाइल में बने खड़े थे, जबकि पहले यहाँ कोने का खन्ना जी का खन्ना निवास का बोर्ड लगा मकान ही भव्य दिखाई देता था। उसने आज शानदार शोरूम का रूप ले लिया था। पर ये क्या, अतीत की गली को वर्तमान से तौलते जब मैं मन्नत टेलर्स पर पहुंचा तो वहां चाय की एक छोटी सी दुकान। मैंने ध्यान से देखा, अवशेष के रूप में मन्नत टेलर्स का बोर्ड भी नदारद। मेरी उम्मीद पल भर में आकाश से धरती पर पटक दी गई और उम्मीद की पसलियां दर्द से कराहने लगी। भाई, यहाँ मन्नत टेलर्स की दुकान थी पहले? चाय वाले से सवाल कर मैंने पीड़ा से कराहती चित उम्मीद को जैसे तैसे खड़ा करने की कोशिश की। होती होगी बाबूजी, पर मैं तो यहाँ 3-4 साल पहले ही आया हूँ। मैं नहीं जानता। सारा इलाका बदल गया है। ना पुराने दुकानदार रहे, ना मकान मालिक। चाय वाले के शब्दों से मिली निराशा में मैं जैसे ही पलटा, वह बोला, कोने की दुकान है ना बाबूजी, वो है पुराने दुकानदार। शायद कुछ जानते हैं। बड़ी बात, दुकानें मार्केट के पिछले हिस्से में चली गई हैं। यहाँ तो बस बड़ी बड़ी दुकानें हैं। मेन रोड है ना बाबूजी। मेरे पस्त हौसले ने फीकी सी हंसी में उसका धन्यवाद दिया, जो दिया न दिया बराबर। रशीद भाई को खोजने की मेरी आग पर ठंडा पानी पड़ गया था। पॉलिथीन बैग पर मेरी मजबूत पकड़ भी ढीली हो गई। एक आखिरी उम्मीद में मार्केट के पिछले हिस्से की ओर जाने से पहले मैं उस कोने की दुकान की तरफ बढ़ चला कि कुछ पता चल सके रशीद भाई का। इन्फिनिटी नाम की तिमंजिला दुकान के हर फ्लोर पर रंग बिरंगे कपड़े जगमगा रहे थे। बाहर से मेरे संगाया गर्मी का पारा एसी की ठंडक में उतरने लगा। कानों में किसी तेज गाने की धुन समाने लगी। उसके संग चला आ रहा था ग्राहकों का तेज शोर। दुकान में दाखिल होकर मैंने मालिक को पूछा तो बेहद व्यस्त सेल्समैन ने एस्केलेटर की दिशा में तीसरी मंजिल की ओर इशारा किया। मेरा मन भले ही उदास था, पर नजर हर फ्लोर पर बच्चों, औरतों और आदमियों के कपड़ों, ग्राहकों की भीड़ और व्यस्त काउंटर्स की अनदेखी न कर सकी। तीसरी मंजिल के दो हिस्सों में एक तरफ शानदार ऑफिस था तो दूसरी ओर कपड़ों का सेक्शन। ऑफिस की शान था दीवार में जड़ा शीशे का बड़ा सा पैनल, जिसके नीचे से बाजार की रौनक
भीतर दाखिल होती जान पड़ती थी। जी। डेस्कटॉप पर हिसाब में उलझे मालिक ने मुझे एक झलक देखकर अपनी आंखों को दोबारा डेस्कटॉप पर केंद्रित किया। उसका जी काफी वजनी महसूस हुआ मुझे। उसकी ठसक और स्टाइल से भरी उपेक्षा के बावजूद मैंने अपनी बात कही। कुछ जानना था आपसे। मेरी बात को कोई महत्व नहीं दिया गया, ये जानकर भी मैं पूरी बेशर्मी के साथ कुछ रुक रुक कर कहने लगा, यहाँ मन्नत टेलर्स की एक दुकान हुआ करती थी, रशीद भाई की, उन्हीं के बारे में पता करना है। किसी ने बताया आप काफी पुराने बसे हैं इससे। अचानक मालिक ने खुद को डेस्कटॉप से मुक्त किया और मेरे चेहरे की ओर एकटक देखने लगा। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों घूर रहा है। एक जानकारी के बदले में उसका इस तरह घूरना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शायद मेरे आने से उसके काम में कोई भारी रुकावट आ गई थी। आप समीर है ना, मास साहब के बेटे? उसके इन दो सवालों से थैला मेरे हाथों में जकड़ा रह गया और मेरी आंखें अचरज की आखिरी सीमा तक फैल गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहता मालिक बोला, आज कैसे रास्ता भूल गए आप इतने सालों बाद? मेरा दिमाग 100 गुना रफ्तार से अतीत को खंगाल कर इस आदमी को पहचानने की कोशिश करने लगा। मेरी पेशानी पर पड़ी सिलवटों के साथ ही मेरी आंखें पहले फैली और अब सिकुड़कर दूरबीन बन गई। मैं उसके लेंस को घुमाता मालिक के चेहरे को अपने एकदम करीब ले आया। क्लोजअप में चेहरे की रेखाएं और नसें सब उभरने लगी। कहाँ देखा है इसे? कौन है ये? कौन है? इस सवालों से मैं जूझ ही रहा था कि वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आया। मेरा हुलिया काफी बदल गया है, पर आपका चेहरा बिल्कुल वही है। मैं असलम, समीर भाई, असलम पहचाना? असलम के शब्द गर्मजोशी से मुझे छू रहे थे। उसे अचानक पास आया देख मैं कुछ कहता कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथों की पकड़ किसी गहरी दोस्ती से मुझे सहलाने लगी और मैं खुद को उसके हवाले किए दे रहा था। अगले क्षण उसने मुझे थाम कर अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया। अब्बा आज तलक याद करते हैं आप लोगों को? मास साहब का जिक्र चलता रहता है घर में। यकीन जानिए वो दौर कब का बीता, पर आप जैसे कितने लोग आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। देखते देखते पुराना काम सब बंद हुआ। बाजार इतना तेज रफ्तार हुआ कि हाथ से काम करने वाले बुरी तरह पिछड़ गए। एक एक करके कई दुकानें बंद हुई, फिर बिक गईं और कुछ सिमट गईं बाजार में एकदम पीछे के हिस्से में। अब्बू कई साल संभालते रहे जैसे तैसे, लड़खड़ाते हुए गिरे भी कई बार। बड़ा बुरा दौर था हमारा। अब्बा के लाख चाहने पर भी हम दोनों भाइयों में सिलाई का खानदानी हुनर न उतर सका। पर भाईजान और मैं आपके वालिद की समझाइश पर बढ़ते रहे। मेरी हालत तो आप जानते ही हैं, पर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। भाईजान तो शुरू से ही अच्छे थे पढ़ाई में। चचा जान की मदद से आप बाहर ही सेटल हो गए और मैं एमबीए के बाद अब्बू के साथ। कपड़े का कपड़े का कारोबार अब्बू की जान है। उन्होंने अपने वालिद का साथ दिया और मैंने उनके साथ खड़े होना मुनासिब समझा। आखिर औलाद पर वालदेन का भी हक है ना। भाईजान भी पूरी मदद करते हैं हमारी। बस अब्बू और उनकी मदद से धीरे धीरे इस इन्फिनिटी ने शक्ल पाई। बाकी जो है सो आप देख ही रहे हैं। हम दोनों ने अब्बू को काम से एकदम फारिग कर दिया है। फिर भी त्योहार पर शौक से आज भी कैंची उठा लेते हैं। उसकी मुस्कुराहट मुझसे छिपी न रह सकी। अतीत से आज तक का पुल बनाते असलम के शब्दों की ताजगी मेरी मुर्दनी पर भारी थी। और आप सुनाओ क्या चल रहा है? स्कूल में पढ़ाता हूँ। 4 शब्दों को बेहद ठहर ठहर कर मैं बोल पाया। आप भी मास साहब? असलम के शब्द सहज थे, पर वजनी हथौड़े से मेरे सीने पर पड़े। मुझे महसूस हुआ उसकी कुर्सी और मेरी कुर्सी के बीच कोई टेबल नहीं, विशालकाय समुद्र लहरा रहा था। कुछ भी न कर पाने की हालत में मैं पॉलिथीन बैग को छिपाने की दिलोजान से कोशिश करने लगा। मैं उसे जितना छिपाता वो अपनी चरमचू से उतना अधिक उजागर हो रहा था। थैला मेज पर रख दीजिए ना, इत्मीनान से बैठिए आप। उसके शब्दों से फिर मेरी जान सूखने लगी। मेज पर रखते ही थैला कपड़ों सहित सारा राज फाश कर देगा और जाहिर ये होगा कि मैं आज उनकी अपने मुताबिक सोची गिरती हालत पर रहम दिखाने आया। धड़कते दिल से मैं दुआएं मांगने लगा, ये धरती फट जाए और थैला उसमें समा जाए, या फिर ऐसा अंधड़ चले कि असलम की आंखें धूल से भर जाए। ये थैला उड़कर मुझसे मीलों दूर चला जाए और वो इसे देख ना पाए। मुझे खुद पर और थैले पर बेहद तरस आ रहा था। मैंने उसे अपनी गोद में हाथों की ओट बनाकर छिपा ली। बाकी की कसर असलम और मेरे बीच की मेज ने पूरी कर दी। ओट और आड़ दोनों ने थैले को काफी ढांप दिया। हाथों को बिना हिलाए
मैंने उसकी चगमचू का रास्ता भी बंद कर दिया। अभी कुछ देर में अब्बा भी आते होंगे, कभी कभार आते हैं दुकान पर, मन नहीं लगता ना घर पर, और फिर इस जगह से उनका पुराना याराना जो ठहरा। असलम की बात ने मुझे और धक्का पहुंचाया। उससे मिलकर जितना मैंने जाना था उतने भर से ही मैं वहां से भागने का रास्ता खोज रहा था, पर अब सारी दिशाएं मुझ पर बंद थी। सुबह तक जिन रशीद भाई से मिलने के लिए मैं मरा जा रहा था, अब उनसे बचने का मौका तलाशने लगा, पर मौका मिलना नामुमकिन था। इससे पहले कि मेरा दिमाग कोई बहाना गढ़ता या वक्त मुझे संभलने की मोहलत देता, असलम बोला, देखिए देखिए अब्बू आ गए। असलम के शब्दों और इशारे की दिशा में मैंने शीशे के पैनल से नीचे झांका तो एक गाड़ी दिखाई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बड़े अदब से रशीद भाई को उतार। रशीद भाई जितने इत्मीनान से ऊपर आ रहे थे, उनकी धज की हल्की झलक मिलने से मैं उससे चौगुनी गति से किसी तूफान में घिरता जा रहा था। मन किया मैं भी किसी अदृश्य शक्ति से अपने थैले में छिप जाऊं, कहीं गायब हो जाऊं। उन्हें सामने जो देखा, देखता ही रह गया। उनकी उम्र जरूर बड़ी थी, पर उससे ज्यादा बड़े थे उनके ठाठ। बालों को उन्होंने किसी खिजाब का रंग नहीं दिया था। अपनी सफेदी में उनके बाल सुंदर लग रहे थे। चेहरा एकदम सपाचट और उस पर गजब की लाली और तेज। शरीर पहले से अधिक भरा हो गया था और उसी अनुपात में चेहरा भी भरा भरा लग रहा था। उनके जिस्म के कपड़ों और हर चीज से नफासत बह रही थी और मैं उस ठाठ की बाढ़ में डूबता चला जा रहा था। परिचय के बाद माहौल में एक बुजुर्ग का अपनत्व शामिल हो गया। मुझसे मिलते ही उनके चेहरे से बयां होती खुशी और उत्तेजना की कपकपी को मैंने महसूस किया। पापा की मौत का उन्हें बेहद अफसोस था। कुछ देर की चुप्पी के बाद ऑफिस में फैले दुख की चादर को उन्होंने अपने शब्दों में समेटा। बेटा, ये तो उम्र भर का दुख है, जाने वाले की यादें रह जाती हैं बस। बाद में उन्होंने मेरे काम धाम के बारे में पूछा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं जानता था तुम भी अपने वालिद जैसे ही बनोगे। अरे दिखते भी उन्हीं की तरह हो। चाहते तो हम भी थे बेटा कि हमारा कोई बच्चा भी पढ़ाए। पढ़े तो तीनों खूब, पर पढ़ाने वाला कोई न निकला। उनके भरोसे की मोहर के नीचे मैं अब भी अपनी तमाम अटकलों में एक अदना सा इंसान लग रहा था। कहाँ वे और कहाँ मैं। उनकी खुशी का जवाब मैंने एक फीकी सी हंसी से दिया। अगले ही क्षण मेरे अंदर के वहम एक बार फिर मजबूती से उठ खड़े हो गए। मन्नत कैसी है अंकल? अब तो वो भी घर गृहस्थी वाली हो गई होगी, बच्चों वाली। मेरे सवाल पर रशीद भाई मुस्कुराए। अरे, याद है तुमको उसकी? भाई मन की मालिक हैं वो, हमारी आन और शान। मानो डॉक्टर हो गई हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। पहले कहती थी निकाह अपनी पसंद से करेंगी, हम भी इंतजार करते रहे। अब कहती हैं निकाह के लिए वक्त मुफीद नहीं। बरखुरदार, आजकल तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे खूब जानते हैं अपना भला बुरा। हमने तो सब उन पर छोड़ रखा है। रशीद भाई ने मेरे बहन को जरा भी मोहलत ना दी। उन्हें जरा तरस ना आया मुझ पर। मन्नत भी। मेरे लाख मना करने पर भी रशीद भाई ने चाय नाश्ता मंगाकर घर के आदमी जैसी इज्जत मुझे दी। पूरे आग्रह से मुझे खिलाया। पापा के जिक्र ने उस माहौल में पुराने दिनों को लौटा दिया। उनके पास पापा से जुड़े कई किस्से थे। उनकी बातचीत और मेरे परिवार के प्रति उनके स्नेह ने मुझे हर तरह की शर्मिंदगी से उबार लिया। आपके वालिद के इंतकाल के समय मैं बाहर था, परवेज के पास। बेटा, आज उन्हीं के फजल से मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हैं। मेरे मन में रशीद भाई के लिए आदर और गहरा हुआ। चलते समय जब मैं उनके पैर छूने को झुका तो आगे बढ़कर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और नम आवाज में कहा, भाभी को मेरा सलाम कहना और आते रहना बेटा। आज तुमसे मिलकर दिली खुशी मिली है मुझे। रशीद भाई का प्यार लिए मेरे कदम दुकान से निकल रहे थे। चेहरे पर असलम की हंसी के जवाब में एक मुस्कुराहट थी। मैं खुश था कि रशीद भाई खुश हैं, उनका परिवार खुशहाल है। पर दिमाग के दूसरे कोने में जारी हलचलें मुझे लगातार अशांत कर रही थी। क्या सब रशीद भाई इतने खुशकिस्मत हैं? अचानक मेरे हाथ में दबा हुआ थैला मुझे बहुत भारी लगने लगा। बहुत भारी। शुक्रिया।